और मोरबी में हुए हादसे को 24 घंटे गुजर चुके हैं। किसी के जिंदा रहने की उम्मीद तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस सदमे को झेल रहे कई परिवारों को अब तक वो शव भी नहीं मिले हैं जिसे वो खो चुके हैं, जिनकी तलाश में नेवी के गोताखोर और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। साथ ही मौके पर नेवी और एयरफोर्स की टीमें भी तैनात हैं। वहीं मोरबी पुल हादसे के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईजी ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही है। मोरबी में मच्छू नदी पर केबल ब्रिज को रेनोवेशन के लिए इस साल मार्च में बंद कर दिया गया था। 7 महीने बाद 26 अक्टूबर को इसे दोबारा खोला गया, लेकिन घड़ी बनाने वाली कंपनी को रेनोवेशन का काम देने पर सवाल उठ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तकनीक का सहारा लिया गया। गुजरात सरकार ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं पीएम मोदी कल मोरबी जाएंगे। पीएम ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हादसे पर बोलते हुए पीएम मोदी इमोशनल भी हो गए। और मोरबी हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 132 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों को अपनों की चिंता सता रही थी, कई उन्हें मिले हैं, लेकिन कई ने अपनों को खो दिया है और वो सदमे में है। ब्रिज हादसे का दर्द झेल रही आंखें नम हैं। हादसे के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन क्या जो तस्वीर दिखाई जा रही है, असल तस्वीर वही है? क्या मैनेजमेंट ने रविवार वाली लापरवाही की कहानी की स्क्रिप्ट शनिवार को लिखी थी? ये रिपोर्ट देखिए। डर लग गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हुआ। डर गए थे कि कैसे वो लोग आने नहीं देते थे, कि मुंह देख रहे हैं, मना करते थे कि अंदर नहीं जाना। मैं कि तो मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। जो भी आ रहे थे वो एकदम सीवियर खराब हालत में आ रहे थे और अधिक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। रवि एक नाम है और एक फिरोज एक मैं हूँ सिद्दीक। ये जिनका निधन हो गया है वो भी आपके साथ थे? वो भी मेरे साथ था। क्या नाम था उनका? फिरोज। ये दूसरी बार टूटा है पुल, ये पहली बार नहीं टूटा है। इसके पहले अभी रिपेयर पुल करवाया था, फिर चालू करवाया था। मोरबी में मच्छू नदी पर टूटे पुल ने 132 लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। दर्जनों लोग अब भी अस्पताल में हैं। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। मोरबी की शान कहलाने वाला केबल ब्रिज 143 साल पुराना था, जो रविवार को हादसे का शिकार हुआ। मच्छू नदी पर बना ये ब्रिज मोरबी का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट था। पुल टूटा तो 125 से ज्यादा जिंदगियां नदी काल का ग्रास बन गई। अपनों को तलाशती आंखें उस मंजर को याद करके आज भी दरिया बन जाती हैं। जब ये घटना घटी तो पता पड़ा होगा पहली बार, तो क्या हुआ था एकदम से? डर लग गया था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हुआ। डर गए थे कि कैसे वो लोग आने नहीं देते थे, कि मुंह देख रहे हैं, मना करते थे कि अंदर नहीं जाना। मैं कि तो मेरा बेटा है, मुझे जाने दो। डर तो लगेगा, खुद का बेटा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक आप उस समय डर गई थी, फिर आपने क्या किया? दौड़ के इधर आ गई घर से। 2 कलाक नीचे खड़ी रही, अंदर नहीं आने दिया। ऊपर आई तो ऊपर कहीं भी मिला नहीं, उधर उधर दौड़ा दौड़ी की। फिर मिला, वो दूसरे को फोन किया, ऐसे मिला। आप
डॉक्टर को क्या कहना चाहती हैं? नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, काम अच्छा है। जीवन बचाया आपके बच्चे का, आपके बच्चे के मित्र का नया जीवन दिया है। भगवान उसको अच्छा रखे, शांति। सर प्रॉब्लम क्या रहता है? आप बताइए। सर प्रॉब्लम क्या है, जो पुल पहले बना हुआ था इसमें जो आदमी है ना सबको कम पहले लेते थे, 50-100 आदमी, मगर ये एक साथ जो दे दिए ना इसलिए पुल पुल कभी टूटने वाला ही नहीं था, कभी पुल टूटने वाला ही नहीं था। ये दूसरी बार टूटा है पुल, ये पहली बार नहीं टूटा है। इसके पहले भी रिपेयर पुल करवाया था, फिर चालू करवाया था। मोरबी ब्रिज हादसे में जो बच गया वो खुशनसीब रहा, लेकिन हादसे की याद घायलों को अब तक दहला रही है। ये पुल जो था ये कितने दिन पहले शुरू हुआ था? ऐसी जानकारी मिली कि ये रिनोवेशन हुआ था और फिर शुरू किया गया था। मेरे ख्याल से 4-5 दिन हुआ, वो 5वां दिन था अभी, और 700 तो टिकट बुकिंग हो गई थी। 700 टिकट बुकिंग हो गया तो सबको एक साथ ही छोड़ दिया गया था? कुछ ऐसा ही। कोई रोकने वाला नहीं था कि मत जाइए? नहीं था कोई, टिकट लीजिए और आप पुल पे चले जाइए, ऐसा ही था। आपने सुना, टिकट ले जाइए और पुल पे चली जाइए। 700 लोगों का टिकट जो है वो बुक हुआ था। ये महेश जो मोरबी के रहने वाले हैं, यहाँ के ही रहने वाले, इनका कहना है वो खौफनाक मंजर इनकी आंखों के सामने इन्होंने देखा और गले में चोट है, उंगलियों में चोट है, पूरा अच्छी तरह से बोल नहीं सकते हैं। और लगातार यहाँ पर जो मेडिकल टीम रात दिन कल शाम से लगातार यहाँ पे जो मेडिकल टीम काम कर रही है, उन्हें भी 100 सलाम टाइम्स नाउ करता है। और ये लोगों ने जिस तरह से लोगों का जीवन बचाया, आप जो हैं आप इनके क्या लगते हैं? मैं उसका पिता हूँ। बच्चा बाल बाल बच गया। बहुत लोगों ने अपने बच्चों को खोया, बहुत लोगों ने अपनी माता को खोया, पिता को खोया। खोया तो है, लेकिन ये अच्छा रहे, उसको कुछ नहीं हुआ है तो भगवान की मेहरबानी है। और इधर जर्जर और खतरनाक बड़े छोटे ब्रिज की तो पूरे देश में भरमार है। सिर्फ जगह के नाम बदल जाते हैं, हादसे का अंजाम कई जिंदगियों पर भारी पड़ता है। आज ब्रिज हादसा तो यूपी के चंदौली में भी हुआ, जब एक पुल भरभरा कर गिर गया। सरैया गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब नहर में छठ पूजे का आयोजन चल रहा था। नहर की पुलिया पर भी लोग खड़े होकर छठ पूजा देख रहे थे। तब श्रद्धालु सुबह का अर्घ दे रहे थे, तभी ये पुलिया भरभरा कर गिर गई। रात की बात ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई कल से डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत इसकी हो रही है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक अपने डिजिटल रुपी के प्रोजेक्ट का पहला पायलट होलसेल मार्केट के लिए कल लॉन्च करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट की ये शुरुआत सरकारी बॉन्ड के ट्रेड सेटलमेंट को टेस्ट करने के लिए की जाएगी। आरबीआई के अनुसार डिजिटल रुपी इंटरबैंक मार्केट को अधिक सक्षम बनाएगा और ट्रांजैक्शन की कीमतों में को भी कम करेगा। आरबीआई ने इस प्रोजेक्ट के लिए 9 बैंकों को चुना है। अभी रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल करेंसी का पायलट आरबीआई 1 महीने के भीतर लॉन्च करेगा। हम आपको बता दें कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की घोषणा की थी। उसके पश्चात आरबीआई ने 2022 में डिजिटल रुपी के पायलट को लॉन्च करने का भी प्लान बनाया था। बिल्कुल 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 अहम जानकारी हमारे सहयोगी अनुराग जोशी दे रहे थे। और इधर केंद्र सरकार अपने अगले बजट में ग्रीन बॉन्ड की फाइनेंसिंग बढ़ा सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शॉर्ट और मीडियम टर्म में सरकार का ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करने का टारगेट है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल के पास। मेघना, बताएं क्या है पूरी जानकारी।
जी, जैसा कि हम जानते हैं इस साल में जो H2 है सेकेंड हाफ, उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि ₹16,000 करोड़ वर्थ के वो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी। अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट अपना जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का जो इशुएंस साइज़ है वो कंसिडरेबली इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा ये भी सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि 3 से 4 साल के अंदर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि कम से कम ₹3 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रीन प्रोजेक्ट्स वो फंड कर सके इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के इशुएंस के द्वारा। इसके लिए गवर्नमेंट जो ये न्यू इन्वेस्टर क्लास को एक्सप्लोर कर रही है उससे इसको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम जानते हैं कि आरबीआई ऑलरेडी जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं जिनके पास स्पेशली फंड होता है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, उनसे ऑलरेडी बात कर रही है। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो गए वो भी ये ग्रीन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। इससे गवर्नमेंट को 2 फ़ायदे होंगे। एक तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी, और ये जो एंटायरली न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर क्लास है जो गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है उससे डोमेस्टिक बोरोइंग पर भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये देखना रहेगा कि नेक्स्ट यूनियन बजट में कितना स्पाइक गवर्नमेंट के जो इशुएंस साइज़ है जो ग्रीन बॉन्ड्स का, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का, उसमें इंक्रीज़ करती है। पर जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल कि ये जो इशुएंस साइज़ है वो 3 से 4 साल में 3 लाख करोड़ तक जा सकता है। नेक्स्ट फिस्कल ईयर में ये कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। और सरकार मिनरल्स के रॉयल्टी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए MMDRA एक्ट में संशोधन करने पर विचार करिए। इसका फायदा सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री को मिल सकता है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आयरन ओर की कीमतों का जहां तक सवाल है, स्टील कंपनियों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आयरन ओर के ऊपर रॉयल्टी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करने जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि स्टील मंत्रालय ने सभी स्टेक होल्डर से उनकी राय मांगी है कि जो नया स्ट्रक्चर हो रॉयल्टी का वो किस तरीके से हो। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि अगले महीने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के ऊपर एक एडवाइजरी ग्रुप का गठन हुआ है जिसकी अध्यक्षता स्टील मंत्री कर रहे हैं। उसकी एक अहम बैठक होने जा रही है और उस बैठक में जो एडवाइजरी ग्रुप है वो आयरन ओर के ऊपर रॉयल्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर सकती है और उस पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि पिछली बैठक में NMDC से इस बात की मांग की गई थी कि जो एवरेज सेल प्राइस है आयरन ओर का उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएं। NMDC ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया एडवाइजरी ग्रुप को। साथ ही साथ NMDC और ISPs ने इस बात के पक्ष में अपनी दलील दी है और ये कहा है कि जो रॉयल्टी का कैलकुलेशन हो वो बेस प्राइस पे हो, मतलब आयरन ओर का जो एक्चुअल प्राइस है उस पर हो, रॉयल्टी का कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि इससे जो है आयरन ओर की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री लगातार इस बात की मांग करती आई है कि जो रॉयल्टी का कैलकुलेशन हो नए प्राइस में वो बेस प्राइस पर हो, रॉयल्टी के ऊपर ना हो। इससे इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर एक बार आयरन ओर पर रॉयल्टी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है तो दूसरे मिनरल्स के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे ताकि वहां भी जो रॉयल्टी का मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार MMDR एक्ट 1957 में बदलाव करने की भी योजना तैयार कर रही है ताकि जो मौजूदा रॉयल्टी स्ट्रक्चर है हर तरह के मिनरल्स पर उसको रैशनलाइज किया जाए। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और धनलक्ष्मी बैंक राइट इशू की प्रक्रिया फिर से शुरू करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक राइट इशू से पहले बैंक बोर्ड में खाली पदों को भरेगा जिसमें एक महिला मेंबर भी शामिल होंगी। इस खबर की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। यह धनलक्ष्मी बैंक का राइट्स इशू की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू कर सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चूंकि अब केरला हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लिफ्ट हो गया है, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते केरला हाईकोर्ट ने जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं उनकी पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था। जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं वो केरला हाईकोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि उनको बोर्ड में जगह नहीं दी गई थी और उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो इससे मैनेजमेंट को काफी बल मिला है। उनका जो राइट्स इशू पहले उन्होंने Q1 में प्लान किया था उस पर वापस काम कर सकते हैं। अभी जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक एक लेडी बोर्ड मेंबर होनी चाहिए बैंक के बोर्ड में और तभी वो राइट्स इशू पूरा कर सकते हैं। तो अब वो अपॉइंटमेंट्स जो बैंक है वो पूरा कर सकता है क्योंकि कोई स्टे नहीं है और बैंक कोशिश यही कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए।
अभी 2 हफ्ते में बैंक की ईजीएम भी है, लेकिन अब सूत्रों की माने तो उस ईजीएम में कुछ कंटेंशियस इश्यूज का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी साफ है कि यहाँ पर उनके जो एग्रीव शेयर होल्डर्स हैं उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एमडी और सीईओ की पावर्स को कर्व करने वाला जो क्लॉज है, जहां पर चर्चा होनी है वहां पे सिर्फ चर्चा हो सकती है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई वोटिंग नहीं हो सकती। तो यहां पर बैंक कोशिश यही कर रहा है कि फिर से राइट्स इश्यू को शुरू किया जाए और अपने जो कैपिटल रेशियोज हैं उसको सुदृढ़ करे। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अब बात महाराष्ट्र में आरोपों की सियासत की। इस वक्त महाराष्ट्र से टाटा एयरबस इंडस्ट्री गुजरात शिफ्ट हो चुकी है, जिस पर आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। इसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जवाब दिया। कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को 1 साल पहले ही सूचित कर दिया गया था कि टाटा एयरबस गुजरात की ओर देख रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किए कि यहां उद्योग के लिए कोई आना नहीं चाहता। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ने राज्य में 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र में जल्दी ही कई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तुमच्या काय अडचणी असतील तर मी स्वतः विरोधी पक्ष नेता म्हणून नाही, मी एक इथला ज्येष्ठ नेता म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांकडे जायला तयार आहे आणि तुमच्या अडचणी सोडून द्यायला तयार आहे। त्यावेळेस त्यांचे शब्द होते कि यहाँ का माहौल इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं है देवेंद्र जी। एमओयू झाला तोही उद्धव ठाकरेंच्या काळामध्ये झाला, त्यांचा शिफ्टिंगचा निर्णय झाला तोही उद्धव ठाकरेंच्या काळामध्ये झाला। त्यामुळे महाविकास आघाडीचं सरकार असताना टाटा एअरबस हा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातनं गेला। फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता फॉक्सकॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे। जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में। दुख इसी बात का है। और आरोपों की इस महाभारत पर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकित साल्वी की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में आए दिन आए महीने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो हाथ से निकलते जा रहे हैं, वेदांता फॉक्सकॉन हो गया, ड्रग प्रोजेक्ट हो गया, उसी के साथ साथ अभी जो एयरबस प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र से निकल चुका है, इसमें अब ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जहां पे एमवीए गवर्नमेंट है जो वो करंट शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट है उनको ब्लेम कर रही है, और शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट है जो एमवीए को ब्लेम कर रही है, क्योंकि ये उनका मानना ये है कि एमवीए के समय ये सारे डिसीजन लिए गए थे और इस वजह से ये प्रोजेक्ट्स है जो महाराष्ट्र से चले जा रहे हैं। लेकिन इस ब्लेम गेम में सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो महाराष्ट्र के यंगस्टर का है, क्योंकि 4 बड़े प्रोजेक्ट हाथ से चले जाना मतलब महाराष्ट्र में यंगस्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिस होना। उसी के साथ साथ आज देवेंद्र फडणवीस ने एक पीसी लिया था, उन्होंने इसमें ये बात कही है कि महाराष्ट्र में 2000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट आया है। उसी के साथ साथ उन्होंने एमवीए गवर्नमेंट पे एलिगेशंस भी लगाया, लेकिन इस एलिगेशन का जवाब देते हुए आदित्य ठाकरे ने ये बात कही है कि क्यों डीसीएम जो है वो सामने आके सारे प्रोजेक्ट को अनाउंस कर रहे हैं, क्यों सीएम सामने नहीं आ रहे हैं। तो सीएम इस महाराष्ट्र के कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। उसी के साथ साथ जो 2000 का प्रोजेक्ट है वो इतना छोटा प्रोजेक्ट है जो डीसीएम अनाउंस कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि उनके एक्सपेक्टेशन है कि महाराष्ट्र के लिए जब लाखों के प्रोजेक्ट आएंगे तब सीएम और डीसीएम को आना चाहिए प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करने के लिए। उसी के साथ साथ उन्होंने सीएम को खास तौर पे चैलेंज किया है कि हम मेरे सामने बैठिए, टेबल पे मेरे सामने बैठिए, तब हम वार्तालाप करेंगे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। उन्होंने एक टाइमलाइन भी जारी की है कि कैसे एमवीए गवर्नमेंट ने फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर जैसे एलिगेशन लगाया गया कि फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट और वेदांता फॉक्सकॉन ये 2 अलग प्रोजेक्ट है, ये आदित्य ठाकरे जी ने कहा है। जहां पे फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के सारे टाइमलाइंस उन्होंने दिए, जहां पे सितंबर से लेके टिल जब तक उनकी सरकार मई महीने तक सरकार रहने तक उन्होंने सारे टाइमलाइन दिए कि कैसे वेदांता फॉक्सकॉन के साथ उनकी बातें हो रही थी। इन बातों के साथ साथ कैसे वो इस डील को महाराष्ट्र में लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो एमवीए की गवर्नमेंट की तरफ से चले गए हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 महीने में क्यों चले गए। सबसे बड़ा एलिगेशन देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे के बीच ये हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि एमवीए की वजह से प्रोजेक्ट गया, और फडणवीस जी ये बात कह रहे हैं और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट की वजह से प्रोजेक्ट गया। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है हमारे जो यंगस्टर है उनका है।
और इधर अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार आज रिकॉर्ड तेजी पर बंद हुए। 15 सितंबर 2022 के बाद ये पहली दफा है जब निफ्टी 225 अंक चढ़कर 18,000 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी 787 अंक चढ़कर 60,700 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 300 अंक ऊपर रहा। आईटी, फार्मा, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा जोश नजर आया। इस तेजी की आखिर क्या वजह रही है, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपलानंद। बिल्कुल, आज बाजार को जो एक गैप अप के बाद जो बड़ा सपोर्ट मिलना था वो शायद क्लोजिंग के वक्त आया जब बाजार ने 18,000 प्लस किया, लेकिन जो गेन्स थे, गैप अप के गेन्स थे, वो इरोड बिल्कुल नहीं हुए, सस्टेन्ड हुए। दिन भर में मूव्स बढ़ी और बड़ा सपोर्ट जो दिया वो अर्निंग्स ने दिया। मारुति के जोरदार नंबर्स के बाद हमने देखा था वहाँ बड़ी मूव थी, आज भी मूव कंटिन्यूड रही। और उसके अलावा जिस तरह से नास्डैक में अच्छा रिबाउंस था ग्लोबली, आपने आईटी स्टॉक्स को भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा। जो दो बड़े सेक्टर्स हैं, इनफैक्ट जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं 18,000 के ऊपर हुई और यहाँ पर सारे सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो दिन दो स्पेसेस से आई वो आईटी और ऑटो था। ऑटो पैक में ऑटो नंबर्स से पहले आपको महिंद्रा, आयशर मोटर्स, इनमें बड़ी मूव्स देखने को मिली। आज बाजार में हेवी वेट्स में अगर पिछले हफ्ते तक रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा था, निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था, तो आज बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक से, दूसरे बड़े हेवी वेट से सपोर्ट मिला। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी के अगर आप गेनर्स की बात करें, पहले 5 गेनर्स में सबसे बड़ा जो सेटअप हमने देखा, मैक्सिमम जो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले वो ऑटो स्पेस से देखने को मिले। सीमेंट में सबसे शार्प शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स, सन फार्मा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आया और वहाँ से एक जो कमेंट्री निकल कर आई कि यूएस से जो जेनरिक दवाओं का जो बिजनेस है इंडियन मेकर्स के लिए, वहाँ पर अब ट्रेड फिर से बनते हुए दिखाई दे और जिसके चलते आपने पूरे फार्मा काउंटर को देखा, फार्मा स्टॉक्स को देखा, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। सन फार्मा में इसी हफ्ते नंबर्स आने हैं, वहाँ पर आप सन फार्मा गेनर था, एमएनएम में गेन्स थे, एचडीएफसी ट्विंस टॉप गेनर्स थे और साथ ही यूपीएल भी टॉप गेनर्स में शामिल था। अगर आप दूसरे एफएनओ के काउंटर्स की बात करें तो वहाँ पर आपको काउंटर्स लाइक ओपन अप थीम के 18,000 के पार होने के बाद तो इनफैक्ट आपको सारे ओपन अप थीम के काउंटर्स में मूव दिखी, लेकिन सुबह से ही आपको ब्रांडेड फैशन रिटेल काउंटर्स में ऐसी ट्रेंट और आदित्य बिरला जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव थी। टॉप एफएनओ गेनर्स जो थे वो ट्रेंट, इंडिया मार्ट जैसे काउंटर्स थे। इसके अलावा जेके सीमेंट हो, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल हो, डालमिया भारत हो, इन सब काउंटर्स में आपको बड़ी मूव देखने को मिली। आज लूजर्स अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको अपोलो और एनर्जी पैक क्योंकि परफॉर्म कर रहा था, पिछले हफ्ते टॉप गेनर था, तो वहाँ से एनटीपीसी और दूसरे तमाम पावर और एनर्जी स्पेस के काउंटर से जो थोड़े बैकफुट पे थे। लेकिन इसके अदरवाइज आज बाजार में एक शानदार रैली देखने को मिली। 18,000 के ऊपर हम पार हुए और सभी सेक्टर से कंट्रीब्यूट किया अपार्ट फ्रॉम मेटल। आईटी हो, ऑटो हो, बैंक्स में एचडीएफसी ट्विंस ने कंट्रीब्यूट किया। ओपन अप थीम के काउंटर्स चले, सीमेंट ने अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई। सो ओवरऑल 18,000 के प्लस। अब बाजार 18,200 एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल को आय करेगा। और चलिए अब बात दिग्गज कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे की। भारतीय एयरटेल के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। भारतीय एयरटेल अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप देखेंगे तो एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यूज करीब 5% से हायर थे ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। एबिटा 6% से इंक्रीज किया। एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो करीब 60 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने मिला है और 51% के आसपास ये नंबर आया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 33% ऑन क्यू बेसिस ग्रो किया है। अब जो की नंबर है भारतीय एयरटेल में जिस पे नज़र रहती है पूरी स्ट्रीट की, वो है इंडिया मोबाइल रेवेन्यू बिजनेस। अब इस बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 4% का रहा है। एबिटा 6% से ग्रो किया है और एबिटा मार्जिन अपने ऑल टाइम हाई पे है करीब 52.4% पे। और आरपू की अगर हम बात करें तो ये आरपू जो नंबर आया है Q2 के लिए वो करीब 190 रुपीज़ का है। अब स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे थे आरपू नंबर करीब 187 का होगा, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा बीट देखने को मिला है। बट सब्सक्राइबर फ्रंट पे अगर हम देखेंगे तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस होगा एट द एंड ऑफ Q2 वो करीब 32.93 करोड़ के आसपास होगा, बट कंपनी ने करीब 32.7 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस रिपोर्ट किया, तो वो फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। बट आरपू में अच्छा खासा बीट देखने को मिला है सेकंड क्वार्टर में। अब किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी एयरटेल के कॉन्फ्रेंस कॉल पे? पहले तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है आरपू ग्रोथ को लेके, उनकी टाइमिंग क्या है, नेक्स्ट टैरिफ हाइक को लेके, 5G रोल आउट स्ट्रेटेजी क्या है और अब तक का रिस्पॉन्स कैसे रहा है 5G रोल आउट का, ये सब जानना इंपॉर्टेंट रहेगा भारतीय एयरटेल की कॉन्फ्रेंस कॉल से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।